मैं मेयर साहब का और उनकी पूरी टीम का हृदय से आभारी हूँ कि मुझे आपके बीच उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये सच है कि सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का, शहरी प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कर्तव्य पथ पर आपका कार्य समाप्त नहीं हो रहा है। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। मेयर साहब को मैं ध्यान से सुन रहा था। सामाजिक जीवन में आने के बाद मैं समझता हूँ कि वो तो स्वेच्छा से आदमी तय करता है कि मुझे किधर जाना है। तो सामाजिक जीवन में आने के बाद 11 बजे फ़ोन उठाना या सुबह 7 बजे निकलना, ये तो मैं समझता हूँ कि ये नैतिक जिम्मेदारी है और इसको आप लोगों ने अच्छे से निर्वहन इसका किया। इसके लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। विस्तार से मेयर साहब ने बताया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। 2-3 बातें मैं कह के बात खत्म करूँगा। एक तो ये सच है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था यहाँ देर से लागू हुई, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश से आज मैं ये कह सकता हूँ कि 73rd और 74th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, देर से लागू होने के बावजूद फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज देश के किसी राज्य से बेहतर ढंग से जम्मू कश्मीर में हमने ट्रांसफ़र करा दिया है। और जिन राज्यों की पहचान है अर्बन गवर्नेंस में या पंचायती राज के काम करें, उनसे ज़्यादा डिपार्टमेंट, उनसे ज़्यादा काम हम लोगों ने चुने हुए प्रतिनिधियों को दिया है। 2 साल कोविड का कार्यकाल था, सबके लिए चुनौती थी और आप सब लोगों ने मेहनत किया, चाहे वो वैक्सीनेशन हो या लोगों तक मदद पहुंचाने का काम हो। उसके लिए भी मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से आप सब के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जम्मू कश्मीर की गरिमा और स्थानीय लोकतंत्र के मूल्यों को सशक्त बनाना ये चुने हुए प्रतिनिधियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। वैचारिक मतभेद, राजनीतिक प्रतिबद्धताएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जहां हम रहते हैं, जिस शहर के हम रहने वाले हैं, मुझे लगता है कि मिल करके चलना विकास के कामों में ये बड़ा आवश्यक होता है और काफ़ी हद तक जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसमें सफलता पाई है। ये भी एक प्रशंसनीय विषय है। कर्तव्यों के प्रति आप सब काफ़ी सजग रहे हैं। अब स्वाभाविक रूप से मूल प्रश्न सबके मन में जो है, मैं उसी पर आता हूँ कि चुनाव कब होंगे, क्योंकि बाकी बातें तो सब हो गई हैं। वो तो चुनाव जरूर होंगे। और दूसरी बात यह है कि चुनाव में वैधानिक कठिनाई थी। 31 अक्टूबर 2019 को जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ, तो अब यहाँ अन्य पिछड़ी जातियों का आरक्षण एक तरह से संवैधानिक व्यवस्था हो गई है, जो यहाँ पहले नहीं थी। इस समाज से जुड़े अनेक प्रतिनिधियों ने, जिनके जिम्मे चुनाव कराना है, मैं कहूँ कि चुनाव आयोग को अनेक रिप्रेजेंटेशन दिए हैं और उन्होंने आरक्षण की मांग की है। उनका आरक्षण मैं समझता हूँ कि संविधान के अंतर्गत समीचीन भी है और उस प्रक्रिया को पूरा करना ये नितांत आवश्यक है। कई साथियों ने ये भी रिप्रेजेंट किया था कि साहब वार्डों की जो संरचना है, और देखने में भी आया कि कुछ वार्ड बहुत छोटे हैं, कम मतदाता हैं, कुछ वार्ड सुविधानुसार काफ़ी बड़े बना दिए गए हैं। तो जब पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाएगा तो इसका भी रैशनलाइजेशन कर दिया जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि ये काम जल्दी से जल्दी खत्म हो। और इसमें देश के संसद की मंजूरी लेनी होगी। आप सब जानते हैं, आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं। भारत सरकार भी इस काम को जल्दी से जल्दी करना चाहती है। जैसे ही ये काम होगा, निश्चित रूप से
आने वाले समय में जल्द से चुनाव करा दिया जाए ताकि चुने हुए प्रतिनिधि ही जनता की समस्याओं के समाधान में अपने बुद्धि, विवेक, क्षमता, योग्यता का पूरा लाभ जम्मू शहर को दे सकें। आप हमारे सबके धन्यवाद और आभार के पात्र हैं। रामचरितमानस का एक बड़ा प्रेरक प्रसंग है। जब भगवान राम और लक्ष्मण जनकपुर जाते हैं तब लक्ष्मण की बड़ी इच्छा हुई कि वो नगर जरा एक बार देख लें। राम को लगा कि नगर देखने से पहले महाराज जनक का आदेश लेना ये बड़ा आवश्यक है। तो राम ने महाराज जनक से पूछा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण को वह जनकपुर दिखा देते हैं। तब जनक ने जो बात कही थी वही मैं आप लोगों के सम्मुख रखना चाहूँगा। सुनि मुनीस कह बचन सप्रीति, कस न राम तुम राखव नीति, धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। जनक ने कहा कि राम, तुम जो काम करोगे वह नैतिक होगा, क्योंकि नगर ही नहीं बल्कि धर्म की जो दीवार है, बाउंड्री वॉल की रखवाली भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। ये मैं समझता हूँ कि रामचरितमानस में बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो समाज के सभी लोगों को बराबर जीवन भर शिक्षा देते रहें। और मैं समझता हूँ कि ये चुने हुए प्रतिनिधियों को बराबर इस बात को ध्यान रखना चाहिए। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने इसे रखा है। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट करके आए तो मुंबई पानी की जहाज से आए थे, तो उनको लेने तिलक महाराज और गोखले जी दोनों लोग गए। आप में से शायद कुछ लोगों को मालूम होगा कि तिलक महाराज स्वयं बग्गी चला रहे थे। गए और गांधी जी को रिसीव किया और गांधी जी को कहा कि देखिए, अब गांधी जी, हम लोगों की आयु अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब देश की स्वतंत्रता का भार आप ही के कंधों पर है। वहीं से उनको चंपारण जाना था। आने के तुरंत बाद बम्बई से जब चले तो बनारस गए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के अवसर पर, और फिर चंपारण चले गए। तो गांधी जी ने तिलक महाराज से पूछा कि आपसे बात करने का अवसर नहीं मिल रहा है, मैं आपसे कुछ लंबी बात करना चाहता। तो उन्होंने कहा कि लंबी बात करने का समय मेरे पास नहीं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं दो बातें बताता हूँ। एक, देश को समझना है तो रेलगाड़ी से पूरे देश की यात्रा करो। और दूसरी बात, गांधी ने जब पूछा कि समस्याएं आएंगी, चुनौती आएगी, तो उसका समाधान कैसे करेंगे, तो तिलक महाराज ने कहा कि गीता लो और उसको ठीक से पढ़ जाओ। जब चुनौती, जब समस्या आएगी, उसका सारा समाधान गीता में मिल जाएगा। मुझे लगता है कि मूल्यों को सहेज करके विकास कार्यों को आप लोगों ने आगे बढ़ाया है। मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। 21वीं सदी देश के नागरिकों के आकांक्षा की प्रतीक बन गई है। नागरिकों में पूरे देश के आत्मविश्वास और सहयोग की भावना प्रबल होती जा रही है और भेदभाव अब देश का नागरिक सहने की स्थिति में नहीं है। भारत वर्ष में स्वराज का प्रारंभ भी स्थानीय संस्थाओं से ही माना जाता रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोशिश हुई है कि जम्मू कश्मीर में भी उस तरह की व्यवस्था लागू की जाए। अर्बन लोकल बॉडीज हों या हमारी पंचायतें हों, इनको मजबूत बनाने की कोशिश हुई है। सफलता कितनी मिली है आने वाला समय बताएगा। मैं 2014 से लेकर के और आज तक शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए जिस तरह के बजट का आवंटन भारत सरकार ने किया है, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो प्रयास भारत सरकार ने किया है, मैं समझता हूं कि शायद इतना प्रयास कभी नहीं हुआ था। आप सबको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि सभी शहरों में अर्बन डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार ने
18 लाख करोड़ रुपए पिछले 9 वर्षों में, 18 लाख करोड़ रुपए पिछले 9 वर्षों में खर्च किया है। अर्बन लोकल बॉडीज के फाइनेंशियल रिसोर्सेस और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अनेक नए उपाय किए गए हैं। मैं स्मार्ट सिटी और ये सब चीज़ें मैं नहीं कहना चाहता हूँ, आप सब लोग जानते हैं, रोज आप उसको सुन रहे हैं। 2017 में जम्मू शहर भी स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया। 3,581 करोड़ की योजनाएं। कमिश्नर साहब और उनकी टीम को मैं कहना चाहता हूं कि जून में वो ये योजना खत्म हो रही है, तो अब जून के बाद कोई काम रह जाएगा तो मुझे लगता है कि पछतावा होगा। अमृत है, अनेक काम इस तरह के हुए हैं। मैं आने वाले दिनों में आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उम्मीद करता हूं कि फिर से हम लोगों को मिलने का अवसर एक बार यहाँ मिले। इसमें से अधिकांश लोगों के साथ ये कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में ऐसी व्यवस्था और संसाधनों का इंतजाम और रिफॉर्म भी तेज गति से अर्बन प्लानिंग, बिल्डिंग बाइलॉज, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबल हाउसिंग, ये ऐसे काम हैं जो मैं समझता हूं कि पूरे देश में हुए हैं। जम्मू भी उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये सच है कि जम्मू के लोगों को अभी भी कभी कभी लगता है कि जो लंबे समय तक हमारे साथ भेदभाव हुआ, वो उस माइंडसेट से बाहर निकलने की जरूरत है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि अब कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का बजट बने या बनता है तो जम्मू को कश्मीर से एक पैसा कम नहीं मिल सकता है। ये मैं आपको बहुत रिकॉर्ड पर ये बात कह रहा हूँ। ये व्यवस्था खत्म हो गई। हाँ, कुछ लोगों को ये लगता है कि जो पुराना भेदभाव से जल्दी से 3 साल में ही पूर्ति कर दी जाए, तो ये भी संभव नहीं, क्योंकि जो काम पहले हुआ जिसको आप गलत कहते हैं, वही गलत काम दूसरे से कराना ये उचित नहीं है। ढेर सारे काम हुए हैं, मैं उनके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो चुनौती है, शहरी जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती है। उसके लिए जो बात मेयर साहब कह रहे थे, मुझे लगता है कि नगरीय निकायों को अपने संसाधनों के विस्तार पर विशेष रूप से काम करना चाहिए। होता क्या है, सामान्य रूप से हम लोगों की राय से प्रभावित हो जाते हैं। जब भी अच्छा शासन चलेगा, ये समझिए कि जनता उसका विरोध कभी नहीं करेगी। कड़े फैसले लेने पड़ते हैं और लेना चाहिए। ये कुछ लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं और वो कभी भी नहीं चाहते कि कहीं भी सुशासन कायम हो, कहीं भी अच्छी व्यवस्था चले। मुझे लगता है कि जब भी देश में जहां भी आप देखें, जो इस तरह के फैसले लिए गए हैं, उसमें जनता की भलाई होती है। और इसलिए देश में बताया मेहता जी ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, अनेक ऐसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं जिनका बजट काफी बढ़ा है, क्योंकि ये व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल सकती है कि सेवाएं हम मुफ्त में लेंगे। ये कोई न देश चला सकता है, न कोई राज्य चला सकता है, न कोई संघ राज्य क्षेत्र चला सकता है। इसलिए रिसोर्सेज का जनरेशन और विकास तो तभी होगा जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर नहीं बढ़ेगा, चाहे वो जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, चाहे जम्मू कश्मीर प्रशासन का कोई विभाग हो, केवल तनख्वाह और जीपीएफ में ही पैसा खर्च करेंगे तो विकास नहीं हो सकता। तो ऐसी व्यवस्था बनाने में जनता और चुने हुए जनप्रतिनिधि एकमत होकर के, किसी को लगता है कि नहीं साहब ये रास्ता गलत है, तो उस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन जो हम जानते हैं वही सही है। मैं समझता हूं ये भाव सामान्य रूप से उचित नहीं होता है। मैं पुनः आज के इस समारोह में आप सबके प्रति विकास के प्रति गहरी प्रतिबद्धता, शहरी समाज में ईज ऑफ लिविंग के लिए आपके योगदान के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और मां वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द चुनाव हो, ताकि फिर से इसमें से बहुत सारे चेहरे वापस आएंगे, कुछ नए चेहरे आएंगे, तो उनसे भी मिलने का अवसर मिले। मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए फिर से आप सबको शुभकामना देते हुए, और दीपावली बीत गई है लेकिन देर से ही सही, देर है दुरुस्त है,
दीपावली की आज गोवर्धन पूजा है, आने वाले समय में सूर्य भगवान की पूजा, छठ की पूजा, सबकी शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।